दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज है 20 दिसंबर 2023 और हम पढ़ रहे हैं न्यूज़ टुडे सेक्शन। आज की पहली खबर है, लोकसभा ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2023 पारित किया। ये दूसरा संशोधन है। लोकसभा ने जो ये CGST बिल है, जो विधेयक जो है उसको पारित किया है, इसलिए ये खबर सुर्खियों में है। ध्यान दीजिएगा, इस विधेयक के द्वारा, इस बिल के द्वारा CGST अधिनियम 2017 में, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो है 2017 का, उसमें संशोधन किया जाएगा। और इस संशोधन का उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है, क्यों किया जा रहा है संशोधन? तो इस संशोधन का उद्देश्य ये है कि इससे GST अपीलीय प्राधिकरण जो है, GST अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है, GST-AT जो है, उसके सदस्यों की योग्यता संबंधी शर्तों को बदलना है, इसलिए ये संशोधन किया जा रहा है। साथ ही इसके तहत जो है GST-AT जो है, GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है, उसके अध्यक्ष हैं, उसके जो मेंबर्स हैं, उनकी आयु यानी कि जो एज, जो सीमा है, जो एज, जो संबंधी शर्तें हैं, उसको भी बदलने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी, उनको भी बढ़ाया जाएगा। बात ये है, ठीक है। GST से रिलेटेड जो सेंट्रल GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 का है, वो 2017 का एक्ट वस्तु एवं सेवाओं के राज्य के भीतर आपूर्ति पर CGST लगाने व उसका संग्रह करने का प्रावधान करता है। यानी कि इस एक्ट के जरिए से ही, इस अधिनियम के जरिए से ही GST सेंट्रल लेवल पे जो है लगाई जाती हैं, और सेवाओं और वस्तुओं के लिए जो टैक्स है, जो कर हैं, वो लगाया जाता है। उसका संग्रहण भी इसी अधिनियम के तहत किया जाता है, ठीक है। ये अधिनियम जो है, ये एक्ट जो है, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को GST परिषद, GST काउंसिल जो है, इसकी सिफारिश पर GST-AT यानी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल स्थापित करने की भी अनुमति देता है। काउंसिल जो है वो जैसे एडवाइस करेगी, वो रिकमेंड करेगी, उसकी रिकमेंडेशन पर जो है GST-AT स्थापित करने की अनुमति देता है। यही एक्ट अनुमति देता है। ये एक्ट जो है वस्तु एवं सेवाओं का पर जो है CGST लगाने की भी अनुमति देता है, उसके कलेक्शन की भी अनुमति देता है, और GST काउंसिल जो है, उस GST काउंसिल की रिकमेंडेशन पर GST-AT की स्थापना करने का, उसके एस्टेब्लिशमेंट का भी प्रावधान यही एक्ट करता है। GST-AT क्या है? वस्तु एवं सेवा कर परिषद, वस्तु एवं सेवा कर जो है, GST वस्तु एवं सेवा कर अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि अपीलीय प्राधिकरण, वस्तु एवं सेवा कर ढांचे के भीतर दूसरा अपीलीय प्राधिकरण है ये, ठीक है। इसका कार्य GST जो अधिनियम है, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, और राज्य में जो स्टेट GST अधिनियम है, जो भी, उन अधिनियमों के तहत अपीलीय प्राधिकरण के द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील सुनेगा, ठीक है। अपीलीय प्राधिकरण के द्वारा जो भी आदेश पारित होते हैं, अपीलीय प्राधिकरण के खिलाफ जो भी अपील होगी उसको ये सुनने का काम करेगा, और ये दूसरा अपीलीय प्राधिकरण होगा, ठीक है। तो अपीलीय प्राधिकरण के खिलाफ पारित आदेशों को सुनने का काम करेगा ये GST-AT। GST-AT संरचना जो है, इसकी संरचना की बात करें तो GST-AT संरचना में एक तो उनका अध्यक्ष होता है, एक इसमें न्यायिक सदस्य यानी कि जुडिशल इसमें मेंबर होता है, और दो इसमें टेक्निकल मेंबर होते हैं। तो एक प्रेसिडेंट, एक जुडिशल मेंबर और दो टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। तो इस प्रकार 4 सदस्यों का ये GST-AT एक जो है संघ, एक मतलब एक तरीके से प्राधिकरण होगा। न्यायिक सदस्य की योग्यता की बात करें तो जुडिशल मेंबर जो है हाई कोर्ट का जज रहा होना चाहिए, या फिर 10 वर्ष की जॉइंट पीरियड के लिए, 10 वर्ष की संयुक्त अवधि के लिए वो जिले का या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो, या फिर इसके अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर रहा हो, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, CGST ये जो संशोधन किया जा रहा है इस बिल के जरिए से 2017 के CGST एक्ट में संशोधन किया जाएगा, और GST अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों की शर्तों संबंधी कुछ परिवर्तन इसमें किए जाएंगे, आयु बढ़ाई जाएगी। तो देखिएगा यहाँ, अब मैं बता दूं विधेयक के तहत किए जाने वाले मुख्य परिवर्तन कौन कौन से हैं। तो एक तो GST-AT अपीलेट ट्रिब्यूनल के सदस्यों के लिए योग्यता में बदलाव होगा। ये कम से कम 10 वर्ष के अनुभव वाले अधिवक्ताओं को न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान करता है। परिवर्तन ये कर देंगे। अब देखिए, जो ये GST से संबंधित CGST एक्ट जो 2017 का है,
वो ये प्रावधान करता है कि 10 वर्ष, देखिएगा कि 10 वर्ष की संयुक्त अवधि के लिए जिला न्यायाधीश या इसके अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश रहा होना चाहिए 10 वर्ष की अवधि के लिए। ठीक है। जीएसटीएटी संरचना में वो होना चाहिए न्यायिक सदस्य की योग्यता ये है। अब जीएसटीएटी सदस्यों की इसमें बदलाव किए जा रहे हैं, तो बदलाव ये है कि अब अधिवक्ताओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है उससे संबंधित मामलों में पर्याप्त अनुभव, सफिशिएंट जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। जीएसटीएटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के सदस्य यानी मेंबर्स और उसके प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंटमेंट होने के लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 50 वर्ष का है। ठीक है। 50 ईयर्स का एज क्राइटेरिया है। जीएसटीएटी के अध्यक्ष प्रेसिडेंट के लिए जो मैक्सिमम जो एज होगी वो एज 67 से यहाँ पर बढ़ा करके 70 ईयर्स कर दी जा रही है, और जो मेंबर्स हैं उनके लिए 65 से बढ़ा करके 65 से ये बढ़ा करके अब 67 कर दी जा रही है। ठीक है। मतलब वर्तमान में जो ये एक्ट है उसमें जो प्रेसिडेंट है उसकी 67 है और मेंबर्स की 65 है। ठीक है। लेकिन अब 67 से बढ़ा करके प्रेसिडेंट के लिए 70 कर दी जाएगी इसमें, और 70 तक कर दी जाएगी प्रेसिडेंट की, और 65 से बढ़ा करके 67 कर दी जाएगी जो मेंबर्स हैं उनके लिए। तो ये थी हमारी खबर। लोकसभा ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद दूसरा संशोधन सीजीएसटी विधेयक 2023 पारित किया है, और इसके तहत मैं बता चुका हूँ सीजीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन किया जाएगा, और इसका उद्देश्य ये है कि जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों के लिए योग्यता संबंधी शर्तों में संशोधन करना है। साथ ही जीएसटीएटी के अध्यक्ष और सदस्यों की आयु सीमा को भी बढ़ाया जाएगा। तो योग्यता संबंधी शर्तों में बदलाव करने की बात है, आयु सीमा भी बढ़ाई जा रही, तो ये कुल मिला के बदलाव हैं। बाकी सारी चीज़ हम जान चुके हैं। अब दूसरी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरी खबर है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नोमा को आधिकारिक तौर पर उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के रूप में वर्गीकृत किया है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एनटीडी यानी कि उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग कैसे रोग होते हैं, इसमें कौन कौन से रोग आते हैं। तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज क्या है, और इसमें नोमा को भी शामिल कर दिया। नोमा कहाँ पर ये पाया गया है, इसको क्यों शामिल किया गया है, क्या उद्देश्य हैं, और WHO ने ऐसा करने के पीछे क्या बताया है, समझते हैं। देखिएगा, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज यानी कि उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग एनटीडी के लिए रणनीति और तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिश के बाद यानी कि पॉलिटिकल एंड टेक्निकल जो एडवाइजरी ग्रुप है उसकी रिकमेंडेशन के बाद में WHO ने जो है नोमा डिजीज को भी एनटीडी यानी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के रूप में वर्गीकृत किया है। एनटीडी ग्रुप में वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित जो है उद्देश्य रखे गए हैं। जैसे एक तो इस बीमारी के बारे में विश्व भर में जागरूकता फैले, बीमारी पर अनुसंधान को भी बढ़ावा मिले। जब जागरूकता फैलेगी तो रिसर्च तो होगी जरूर। इसके अलावा अनुसंधान के अलावा वित्त पोषण जो है यहाँ पर वो भी इस बीमारी के संदर्भ में हो, वित्त पोषण को जो है प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा बहुक्षेत्रीय और बहुआयामी अप्रोच यानी कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच और मल्टी रीजनल जो अप्रोच है उस अप्रोच के माध्यम से यानी कि मल्टी रीजनल और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के माध्यम से नोमा बीमारी के प्रसार को यानी जो ये फैल रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको कंट्रोल में करने के लिए ये प्रयास जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। नोमा क्या होती है, नोमा को कैंक्रम ऑरिस भी कहते हैं, कैंक्रम ऑरिस। ठीक है। इससे मुंह और चेहरे पर जो है प्रभाव पड़ता है। मुंह और चेहरे का ये गंभीर गैंग्रीन रोग है, गैंग्रीन जैसा ही रोग है ये। मुंह और चेहरे का गंभीर गैंग्रीन जैसा रोग है। मुख्य रूप से कुपोषण से पीड़ित 2 से 6 वर्ष की आयु बच्चों को प्रभावित करता है। ऐसे बच्चे होते थे गरीबी में जीवन बसर कर रहे होते हैं तथा खराब ओरल हेल्थ वाले होते हैं। इस रोग के सर्वाधिक मामले अफ्रीका महाद्वीप में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय रोग के बारे में जाने, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के बारे में जाने, एनटीडी के बारे में जाने, तो एनटीडी 20 रोगों का एक विविध समूह है। ठीक है। इसमें 20 जो है डिजीजेज शामिल हैं। इन रोगों के अधिकतर मामले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय रोग कहा जा रहा है। ये रोग इन क्षेत्रों के गरीब समुदायों के 1 अरब से अधिक लोगों को प्रभावित करते हैं, 1 अरब से ज़्यादा लोगों को। ठीक है। ये रोग अलग अलग रोग जनकों के कारण होते हैं, जैसे वायरस से भी जनित रोग भी इसमें सम्मिलित होते हैं। कुछ रोग बैक्टीरिया से जनित है वो भी इस एनटीडी में सम्मिलित हैं। ठीक है। परजीवी हो, चाहे फंजाई हो, चाहे विषाक्त पदार्थ यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंसेज के सेवन से भी कुछ रोग जो होते हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं।
एनटीडी में शामिल में कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो डेंगू है, चिकनगुनिया है, रेबीज है, लिश्मानिया है, कुष्ठ रोग है, लिम्फेटिक फाइलोरिसिस है, ये सब इसमें सम्मिलित हैं। यहाँ पर नोट करने योग्य बात यह है कि भारत ने गिनी वर्म, ट्रैकोमा और यॉज जैसे कुछ एनटीडी यानी नेग्लेक्टेड ट्रॉफिकल डिजीज को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है। उसका सफलतापूर्वक उन्मूलन किया जा चुका है, कर दिया है। कौन कौन सी? गिनी वर्म का, ट्रैकोमा का और यॉज का एनटीडी जो है, इन एनटीडी रोगों का जो है उन्मूलन कर चुके हैं। और बहुत सारे रोग जैसे गिनी वर्म, ट्रैकोमा, यॉज, डेंगू, चिकनगुनिया, रेबीज, इसके अलावा लिश्मेनिया, इसके अलावा लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस है, लिश्मेनियासिस है, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस है, कुष्ठ रोग जिसको हम लेप्रोसी कहते हैं शायद, हाँ, ये भी इसमें सम्मिलित हैं। एंटीडीज निपटने के लिए भारत में शुरू की गई पहले देखें तो लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस के उन्मूलन के लिए त्वरित योजना 2018। इसके अलावा विसेरल लिश्मेनियासिस जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय कालाजार, तो राष्ट्रीय कालाजार जिसको राष्ट्रीय कालाजार को जो विसेरल लास्ट्रियोसिस, इसका भी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण के लिए भी कार्यक्रम चला जा रहा है, जैसे डेंगू जो है वेक्टर जनित रोग हैं। और अगर हम अब बात करें नेग्लेक्टेड ट्रॉफिकल डिजीज के निपटने के लिए वैश्विक पहलों के बारे में, तो एक तो लंदन घोषणा पत्र है और किगाली घोषणा पत्र हैं। ठीक है, किगाली जो है वो रवांडा की राजधानी है, आपने अफ्रीका में पढ़ा था। रवांडा जो है उसकी राजधानी है किगाली, और किगाली में ही यहाँ पर ये अपनाया गया था किगाली घोषणा पत्र। इसमें 2030 तक एनटीडी के उन्मूलन के नियंत्रण का लक्ष्य रखा गया है। तो किगाली घोषणा पत्र जो है वहाँ पर आपने अफ्रीका में पढ़ते समय आपने यूआरबी जब पढ़ा तो युगांडा, रवांडा और बुरुंडी ये सब देश पढ़े। तो युगांडा की राजधानी क्या है, शायद मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, कंपाला होनी चाहिए शायद, कंपाला तो नहीं है, देख लेता हूँ एक बार को। युगांडा की राजधानी कंपाला है, उसी का एक पड़ोसी देश है रवांडा, और रवांडा की राजधानी किगाली है। और इस रवांडा का एक पड़ोसी देश बुरुंडी भी है जिसकी राजधानी गिटेगा है। तो युगांडा कंपाला, रवांडा किगाली और बुरुंडी गिटेगा। युगांडा, कंपाला, रवांडा, किगाली, बुरुंडी, गिटेगा, ये सब पड़ोसी देश हैं और छोटे छोटे देश हैं ये। युगांडा तो काफ़ी ठीक स्थिति में है, लेकिन ये रवांडा और बुरुंडी छोटे छोटे देश हैं। उसी रवांडा की राजधानी किगाली में किगाली घोषणा पत्र अपनाया गया था, और इस किगाली घोषणा पत्र में 2030 तक एनटीडी यानी नेग्लेक्टेड ट्रॉफिकल डिजीज़ के उन्मूलन का या नियंत्रण का लक्ष्य रखा गया है। या तो इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और या इसको जो है कंट्रोल में कर लिया जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है 2030 तक के लिए। ठीक है, तो ये है हमारी दूसरी खबर। भारत की एनटीडी को लेकर के जो पहलें चलाई जा रही हैं उन पर थोड़ा फोकस करिएगा। जैसे लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस 2018 से ये त्वरित योजना उन्मूलन के लिए चल रही है इसके लिए, और इसके अलावा राष्ट्रीय कालाजार जिसको हम कहते हैं उसके उन्मूलन की भी चल रही है। इंग्लिश में इसको कहें तो विसेरल लिश्मेनियासिस और लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस, ये दोनों के लिए, और डेंगू के लिए तो भारत में ये है। और वैश्विक तौर पर वैश्विक पहले देखें तो एनटीडी पर लंदन घोषणा पत्र और किगाली घोषणा पत्र दोनों याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर, वो है कुनामिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है, कुनामिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है उस पर हस्ताक्षर का 1 वर्ष पूरा हो गया है। कुनामिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, मॉन्ट्रियल की बात करें तो मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में कनाडा में स्थित मॉन्ट्रियल एक जगह है, वहाँ पर ये जगह है। ठीक है, कुनामिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क KMGBF जो है उस पर 1 वर्ष पूरा हो गया है। KMGBF का जैव विविधता अभिसमय यानी कि CBD जिसको हम कह सकते हैं कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी या कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको CBD कहते हैं। और ये जो KMGBF को जो है CBD के 15वें
COP15 जो है, जिसको 15वें पक्षकारों के सम्मेलन कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, उसमें अपनाया गया था। ठीक है, यानी KMGBF को CBD में अपनाया गया था, और CBD में यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता अभिसमय जो था हुआ था, उसमें अपनाया गया था। और ये जैव विविधता अभिसमय जो है ये कब हुआ था, तो ये आपको बता दें कि 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान अपनाया गया था, और 1993 में लागू कर दिया गया था इस अभिसमय, इस कन्वेंशन को। ठीक है, 15वें पक्षकारों के सम्मेलन COP15 में इसको अपनाया गया था। KMGBF को जैव विविधता अभिसमय या कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के 15वें पक्षकारों के सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में अपनाया गया था। 15वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP15 में अपनाया गया था। ठीक है, इसे आईची जैव विविधता लक्ष्यों की जगह रखा गया है। आईची लक्ष्यों की निर्धारित अवधि जो है वो 2011 से 2020 थी। ये कानूनी तौर पर गैर बाध्यकारी प्रकृति का है। ठीक है, KMGBF यानी कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में जाने तो इसमें 2050 तक के लिए 4 लक्ष्य रखे गए हैं। जैसे मानव प्रेरित कारकों से जो प्रजातियों की जो विलुप्ति जो है, एक्सटिंक्शन जो है वो रोका जा सके, एक तो। ठीक है, स्पीसीज एक्सटिंक्शन रोका जा सके मानव के द्वारा, जो मानव की गतिविधियों के कारण जो हो रहा है। इसके अलावा जैव विविधता का, बायोडाइवर्सिटी का संधारणीय उपयोग यानी कि सस्टेनेबल जो है इसका एप्लीकेशन, इसका यूज़ किस तरह से हो सकता है वो। और इसके अलावा लाभ का न्याय संगत वितरण हो सके। ठीक है, न्याय मतलब लाभ जो है, जो प्रॉफिट है उसका ठीक से न्याय संगत डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा प्रतिवर्ष $700 बिलियन, प्रतिवर्ष कितना, $700 बिलियन के जैव विविधता वित्त अंतराल को समाप्त करना। 2050 तक के लिए 4 लक्ष्य रखे गए हैं। $700 बिलियन के जैव विविधता वित्त अंतराल को समाप्त करना, लाभ का न्याय संगत वितरण, जैव विविधता का संधारणीय उपयोग, मानव प्रेरित प्रजातियों की विलुप्ति। तो फिर से बता दीजिएगा आप एक बार आंखें बंद करके इसके बारे में सोचिए। प्रजातियों की विलुप्ति एक जैव विविधता का संधारणीय उपयोग, एक लाभ का न्याय संगत वितरण, और एक $700 बिलियन के जैव विविधता वित्त अंतराल को समाप्त करना। तो जैव विविधता वित्त अंतराल जो है उसको भी समाप्त करने का लक्ष्य 2050 तक के रखे गया। और ये KMGBF यानी कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के दौरान अपनाए गए लक्ष्य हैं। ठीक है, इसके अलावा 2030 तक के लिए भी 23 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 23 वैश्विक लक्ष्य 2030 के लिए, 2050 तक के लिए 4 व्यापक लक्ष्य रखे गए, और 2030 तक के लिए 23 लक्ष्य रखे गए हैं छोटे छोटे। 30 तक की बात कर रहा हूँ मैं। 50 तक के लिए 4 इसमें टारगेट्स थे, और 30 तक के लिए 23 टारगेट्स यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उनमें से मैं कुछ लक्ष्य बता देता हूँ, सारा तो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे हम। जैसे एक लक्ष्य ये है कि भूमि, समुद्र और अंतर्देशीय जल जो है, जो वाटर है, उसका 30% जो पार्ट है उसका कंजर्वेशन कर सकें, उसका संरक्षण कर सकें। दूसरा, निम्नीकृत हो चुके पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, उस पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इकोसिस्टम है, उसके इकोलॉजिकल सिस्टम जो है, जिसके 30% हिस्से की, उसके 30% जो है हिस्से की है पुनर्स्थापना, रीएस्टेब्लिशमेंट की जा सके, ये लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा नीतियों में जो पॉलिसीज हैं उसमें जैव विविधता का एकीकरण करना, बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, उसका इंटीग्रेशन करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके अलावा आक्रामक प्रजातियों के प्रभाव को आधा करना, ठीक है, आक्रामक प्रजातियों जो है उसके प्रभाव को भी आधा करना, इस तरह के कुछ लक्ष्य रखे गए हैं। बात करें इसके वित्त पोषण की, ठीक है, तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी कि GBF जो है, उस GBF फंड से वित्त पोषित किया जा रहा है इस KMGBF को। और ये जो GBF है ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा स्थापित एक विशेष ट्रस्ट फंड है, ठीक है। GEF यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की बात करें तो ये रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान की गई थी। और जैव विविधता कन्वेंशन जो कन्वेंशन और बायोडाइवर्सिटी जो है CBD जो है वो भी 1992 में रियो अर्थ समिट जो है उसके दौरान अपनाया गया था, 1993 से लागू हो गया था। इस कन्वेंशन के पक्षकार की बात करें तो 196 देशों ने इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधन है ये, भारत सहित 196 देशों ने इसकी अभिपुष्टि की है, ठीक है, रेटिफिकेशन कर दिया है। मुख्य उद्देश्य देखें इस कन्वेंशन का CBD का या जैव विविधता अभिसमय जिसको हम कहते हैं उसका, तो उसका मुख्य टारगेट एक तो जैव विविधता का कंजर्वेशन करना और इसका संधारणीय उपयोग यानी कि सस्टेनेबल यूज किस तरह से किया जा सकता है वो है। इसके कुछ प्रोटोकॉल्स भी है, जैसे नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल ये है कि ये मुख्य प्रोटोकॉल में नागोया प्रोटोकॉल ये है कि आनुवंशिक संसाधनों
आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उसके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित व न्याय संगत साझाकरण सुनिश्चित करता है। ठीक है। इसके अलावा जैव सुरक्षा जो है उस पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल है। कार्टाजेना और नागोया दोनों प्रोटोकॉल्स जो हैं CBD यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में अपनाया गया था, जिसको रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान अपनाया गया था। ठीक है। अगर हम इस KMGBF की बात करें तो GBF यानी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है उसका वित्त पोषण GBF के द्वारा किया जा रहा है। KMGBF का GBF के द्वारा किया जा रहा है। और GBF जो है GEF में स्थापित एक GEF के तहत स्थापित या GEF जो है उसके द्वारा स्थापित एक विशेष ट्रस्ट फंड है। GEF को जैसे कि मैंने बताया CBD के दौरान ही 1992 में अर्थ समिट के दौरान अपनाया गया था। और विश्व बैंक जो है वर्ल्ड बैंक ने GEF यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की ट्रस्टी के रूप में विश्व बैंक जो है उसके रूप में कार्य करता है। GEF यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इसके ट्रस्टी के रूप में विश्व बैंक कार्य करता है, वर्ल्ड बैंक। और निगरानी और रिपोर्टिंग की बात करें तो देशों को संकेतकों के आधार पर निर्धारित सेट पर हर 5 साल या उससे कम समय में रिपोर्ट करनी होगी। साथ ही इन संकेतकों में हासिल की गई प्रगति की निगरानी भी करनी होगी। KMGBF यानी कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के द्वारा की गई प्रगति देखें तो इसके चलते राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे के क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता पर जो है संधि को अपनाया गया। संधि जो है उसको कहते हैं BBNJ, उस पर एक संधि को अपनाया गया जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे के क्षेत्रों की जैव विविधता। ठीक है। इस संधि का उद्देश्य राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे के क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और उसके संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देना है। अगली खबर की ओर बढ़ जाते हैं। भारत में अपराध रिपोर्ट 2022। भारत में अपराध रिपोर्ट 2022 में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल लगातार तीसरे साल एसिड हमलों के मामले में शीर्ष पर बना हुआ है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने जारी की। भारत के विधि आयोग की 226वीं रिपोर्ट के अनुसार एसिड हमलों की अधिकतर पीड़ित लड़कियां होती हैं। उनमें से कई लड़कियों की उम्र 18 से कम होती हैं। ज़्यादातर विवाह प्रस्तावों को अस्वीकार करने के कारण उन पर एसिड हमले किए गए हैं। देखिए, एसिड हमलों को रोकने के लिए की गई पहले देखें तो एक तो कानूनी पहले है, उसमें भारतीय दंड संहिता जो है जिसको इंडियन पीनल कोड कहते हैं, IPC कहते हैं, उस इंडियन पीनल कोड में धारा डाली गई है। 2 धाराएं 326 और 326A और 326B जो है वो। इसके अलावा एसिड की बिक्री का भी नियमन भी इसमें है। इसके अलावा मुआवजा और पुनर्वास संबंधित प्रावधान भी किए गए हैं। देखिए, कानूनी पहले देखें तो दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के तहत एसिड हमले को अपराध बना दिया गया है। इसके लिए भारतीय दंड संहिता में निम्नलिखित धाराएं जोड़ी गई हैं। धारा 326 से एसिड इत्यादि के उपयोग से जानबूझकर गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए दंड या जुर्माना। इसके अलावा देखें 326B की 326B में लिखा गया हानि पहुंचाने के इरादे से एसिड हमला करने का जो प्रयास करना है वो 326B में बताया गया है। इसके अलावा देखिए, एसिड की बिक्री का विनियमन देखें तो ये भी इसमें एसिड हमलों को रोकने के लिए की गई कुछ पहलों में शामिल हैं। जैसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एसिड बिक्री को विनियमित करने के तरीके पर राज्यों को निर्देश जारी किए हैं। और राज्यों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं, उदाहरण के लिए लॉग बुक बनाए रखनी होगी। ठीक है। इसके अलावा बिक्री का रिकॉर्ड रखना होगा। इसके बिना ओवर द काउंटर एसिड की बिक्री की अनुमति नहीं है। ये निर्देश पॉइजन एक्ट 1919 के तहत बनाए गए मॉडल पॉइजन्स पोजेशन एंड सेल रूल्स 2013 के तहत जारी किए गए हैं। मुआवजा और पुनर्वास की बात करें तो धारा 357A के तहत एसिड हमलों के पीड़ितों को राज्य सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाता है। उन्हें अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी जाती हैं। कठोर कानून होने के बाद में भी एसिड हमले क्यों हो रहे हैं इसको हमें समझना चाहिए। तो एक तो एसिड आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ये कारण है। राज्य सरकार एसिड की बिक्री संबंधी निर्देशों को सही से लागू नहीं कर पा रही। दूसरा, कम दोष सिद्धि दर, यानी दोष सिद्ध नहीं हो पाते हैं एसिड हमलों में कि किसने हमला किया। एसिड हमले सहित शारीरिक क्षति पहुंचाने के मामले में दोष सिद्धि दर जो है मात्र 35.9% है। केवल 35.9% की ही दोष सिद्धि दर है। यानी मतलब यह है कि कुल मामलों में से 35.9% आरोपियों को ही सजा मिल पाती है। कानूनी एकरूपता की कमी भी इसमें एक अड़चन है, इसलिए हमले हो रहे हैं। तो जैसे एसिड की बिक्री या एसिड हमले पर सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में एक जैसा कानून नहीं है, एक जैसा लॉ नहीं है, ये कारण है।
अगली खबर की बात करें तो भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत सरकार और एडीबी ने $250 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। $250 मिलियन। भारत सरकार और एडीबी ने भारत में औद्योगिक गलियारा विकास, इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर डेवलपमेंट है उसके लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। $250 मिलियन का ये ऋण नीति आधारित ऋण है। इस ऋण का उपयोग औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के उप कार्यक्रम 2 के तहत निम्नलिखित के लिए किया जाएगा। एक वैकल्पिक वित्त पोषण समाधान का विकास करना और एक इसके अलावा औद्योगिक कार्यस्थल पर सुरक्षा में सुधार करना। जैसे एक वैकल्पिक वित्त पोषण समाधान विकास करने का मतलब है जैसे औद्योगिक क्लस्टर विकास के लिए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए जो ग्रीन फंड है, हरित वित्त है, वो इसके अंतर्गत 2 उप कार्यक्रम के तहत किया जाएगा इसमें। तो दूसरा ये है कि औद्योगिक कार्यस्थल पर जो है सुरक्षा में सुधार करना, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी पद्धतियों को एकीकृत करना, एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो भी कार्य पद्धतियाँ हैं उन कार्य पद्धतियों को इंटीग्रेट करना। ठीक है, यह ऋण जो है अक्टूबर 2021 में एडीबी द्वारा एक उप कार्यक्रम 1 के लिए $250 मिलियन ऋण पर आधारित हैं। इससे राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो प्रोग्राम है उसके लिए नीतिगत फ्रेमवर्क, एनआईसीपी के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क को मजबूत करने की मंजूरी दी गई है। इसमें एडीबी एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसको हम कहते हैं। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत को समृद्ध, समावेशी, मजबूत और समधारणीय विकास वाला क्षेत्र बनाना है। एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ठीक है, औद्योगिक गलियारे उद्योग और अवसंरचना के बीच में प्रभावी एकीकरण में सहायक होते हैं। इससे समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है। औद्योगिक गलियारों का महत्व देखें तो ये वैश्विक वैल्यू चेन में भारत को एक मजबूत भागीदारी के रूप में स्थापित करते हैं। ये गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना के विकास के द्वारा विनिर्माण क्षेत्र में भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। इसके अलावा गलियारे जो हैं, गलियारे वाले राज्यों में रोजगार के बेहतर अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा होते हैं और गरीबी उन्मूलन में योगदान मिलता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम जो है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम जो है उसके बारे में जाने, एनआईसीपी के बारे में जाने। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में भविष्य में औद्योगिक शहरों का विकास करना। ये शहर दुनिया के सर्वोत्तम विनिर्माण और निवेश स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को मंजूरी दी है। इसमें 32 परियोजनाएं शामिल हैं जिन्हें 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। इन गलियारों का निर्माण राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, अगली खबर की बात करें तो नीति आयोग ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और संधारणीय विकास एजेंडा शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। अब नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की है तो ध्यान दीजिएगा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए हरित और संधारणीय विकास एजेंडा, ग्रीन एंड सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट एजेंडा है, इस टाइटल से एक रिपोर्ट जारी की गई है। नीति आयोग ने इस रिपोर्ट में क्या कहा है ध्यान दीजिएगा। इस रिपोर्ट में संधारणीय विकास के लिए वैश्विक वित्त व्यवस्था को नया रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो वर्ल्ड फाइनेंशियल जो सिस्टम है उस सिस्टम को नया रूप देने की ज़रूरत है, ऐसा इसमें कहा गया है। वैश्विक वित्त व्यवस्था को नया रूप देने की जरूरत क्यों है पहले ये समझना चाहिए। तो इसके कई कारणों में से 2 कारण ये बताए गए हैं कि वित्त की आवश्यकता को लेकर के। एक इसमें विखंडित वैश्विक वित्तीय संरचना जो है वो भी इसमें इसका भी उल्लेख किया गया है। विखंडित वैश्विक वित्तीय संरचना यानी कि वर्तमान वैश्विक वित्त प्रणाली के कारण विकसित और विकासशील क्षेत्रों के बीच इकोनॉमी रिकवरी में असमानता को बढ़ावा मिल रहा है, इनइक्वलिटी को। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिकवरी में इनइक्वलिटी को बढ़ावा मिल रहा है, चाहे वो डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग हो। इन रीजन्स के लिए जो ये वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम है उसके कारण ऐसा हो रहा है। तो एक तो वैश्विक वित्तीय संरचना जो है विखंडित वैश्विक वित्तीय संरचना है, तो वर्तमान वैश्विक ऋण संरचना जो है और अनौपचारिक और अप्रभावी बनी हुई है। साथ ही निम्न आय वाले अनेक देश जो है ऋण संकट का सामना कर रहे हैं या ऋण संकट के करीब हैं। ठीक है, वित्त की आवश्यकता देखें तो हरित विकास का वित्त पोषण करने के लिए अगले दशक में $3 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी। निजी संसाधनों का समुचित आवंटन नहीं किया जा रहा है। रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें देखें तो बहुपक्षीय विकास बैंक यानी कि मल्टी डायमेंशनल
डेवलपमेंट बैंक जो हैं, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट बैंक यानी कि एमडीबी इसमें मुख्य सिफारिशों में एमडीबी के बारे में क्या कहा गया है कि बहुपक्षीय विकास बैंकों में संरचनात्मक सुधार, जो कि इसको हम क्या कह सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है उसके सुधार की बात की गई है। इससे क्या होगा कि बेहतर तरीके से पूंजी जो है कैपिटल जुटाई जा सकेगी। इसके अलावा परियोजनाओं को बेहतर कार्यान्वयन जो हो सकेगा। इसके अलावा इसमें संधारणीय बुनियादी ढांचे का निर्माण हो सकेगा। ठीक है। इसके अलावा सिफारिश में ये भी कहा गया है कि बहुपक्षीय ऋणदाता क्लब का गठन किया जाना चाहिए। ऋण की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, एश्योर करने के लिए अलग अलग ऋणदाताओं का एक क्लब बनाने की जरूरत है। ठीक है। इस ऋण का पारदर्शी, ट्रांसपेरेंटली जो है प्रबंधन किया जा सके, मैनेजमेंट किया जा सकेगा। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मिशन भी इसमें सिफारिश के तौर पर बताया गया है। फ्लेक्सिबिलिटी मिशन का मतलब ये है कि ये ग्लोबल साउथ के देशों के लिए आवश्यक है। इससे ग्लोबल साउथ के देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए अनुकूल और नवाचारी उपाय करने हेतु साधन प्राप्त होंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी मिशन जो है इसमें ग्लोबल साउथ के उद्देश्य से, इसके अलावा पूंजी प्रवाह यानी कि कैपिटल जो है उसके प्रवाह को बनाए रखने के लिए द्विपक्षीय स्वैप लाइनों जो है, स्वैप लाइन्स जो हैं जिसको हम बायलैटरल स्वैप लाइन्स जो हैं उनके दायरे का विस्तार करना। साथ ही आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आकस्मिक फंड्स के तहत दिए जाने वाले ऋणों की शर्तों को अनुकूल बनाना। साथ ही विशेष आहरण अधिकारों जो एसडीआर जो हैं उनके आवंटन को नियम आधारित बनाना चाहिए, जिसमें विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग सीमित हो। दीर्घकालिक समाधान इसमें ऐसे हैं कि एक तो रेजिलिएंट फंड का गठन करना, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, संयुक्त तकनीकी विकास को बढ़ावा देना, हरित ऊर्जा सुरक्षा, ट्रांजिशन पार्टनरशिप को बढ़ावा देना, ये सब इसमें कहा गया है। अब हम बढ़ जाते हैं सुर्खियों की तरफ, और कौन कौन सी सुर्खियाँ यहाँ पर हैं। जैसे एक सुर्खी ये है गैलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना। क्यों है गैलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना सुर्खियों में और कहाँ की ये परियोजना है? तो भूटान जो है, भूटान गैलेफू विशेष प्रशासनिक क्षेत्र नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय शहर स्थापित करने के लिए, इंटरनेशनल सिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए प्लानिंग कर रहा है। इस सिटी की जो बॉर्डर है वो भारत के असम स्टेट के साथ शेयर होगी। ठीक है। ये जो परियोजना है वो दक्षिण एशिया को, साउथ एशिया को भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है उनके माध्यम से जो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ने के लिए एक गलियारा के रूप में काम करेगी। ठीक है। गैलेफू विशेष प्रशासनिक क्षेत्र इस नाम से ये परियोजना चलाई जा रही है, और इससे एक इंटरनेशनल सिटी स्थापित करने के लिए भूटान ने ये परियोजना चलाई है। इस की सीमा जो है असम राज्य से लगेगी। ये परियोजना नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को साउथ ईस्ट के जो स्टेट्स है उनको जोड़ने के लिए आर्थिक गलियारे के रूप में काम करेगी। भारत सरकार गैलेफू तक पहली भारत भूटान रेलवे लाइन, पहली इससे पहले नहीं बिछाई गई है। भारत और भूटान गैलेफू तक जो ये रेलवे लाइनिंग बिछाने पर भी सहमत हुआ है कि वो ऐसा करेगा। यह असम, पश्चिम बंगाल में सड़क मार्गों, सीमा व्यापार और इसके अलावा क्रॉसिंग पॉइंट से भी जुड़ेगी। बाद में ये परियोजना भूटान को जो है म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, सिंगापुर तक भी पहुंच प्रदान करेगी। अगली खबर की बात करें तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन सुर्खियों में है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया है। तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन जो है किसने किया है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए ने ये किया है। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन के बारे में जाने तो ये एक बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल सुरक्षा पहल है, सिक्योरिटी इनिशिएटिव है। ठीक है। इसका संचालन जो है, कंडक्शन जो है, इसको कंडक्ट कौन कर रहा है? तो इसको कंडक्ट कर रहा है मौजूदा कंबाइंड टास्क फोर्स 153 यानी कि CTF 153 की संरचना के लिए इसका की संरचना के तहत जो है इसका संचालन किया जाता है। CTF 153 की बात करें, कंबाइंड टास्क फोर्स 153 की स्थापना 2022 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? रेड सी है, बाबल मंदेर जो जल संधि है, और अदन की खाड़ी जो है, ठीक है, इनकी समुद्री सुरक्षा जो है उसको मजबूत करना। समुद्री सुरक्षा जो है मजबूत करने की बात क्यों की जा रही है?
तो इस बात पर ध्यान देना। तो ये ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन जो है कौन कौन से देशों को एक साथ लाएगा? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन जो है समुद्री सुरक्षा यानी कि जिसको हम मैरीन सिक्योरिटी कह सकते हैं, मैराइन सिक्योरिटी के लिए यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, सेशेल्स, स्पेन, इन जैसे देशों को एक साथ ला रहा है। ठीक है, ये ऑपरेशन वाणिज्यिक जहाज़ों पर बढ़ते हमलों को रोकने के लिए लॉन्च किया गया है। हाल के वर्षों में ऐसे हमले बढ़े हैं। हाल ही में हूती विद्रोही समूह के द्वारा एक जहाज़ को हाईजैक कर लिया गया। ठीक है, और इसलिए जो है ये इस तरह की पहल जो है हमारे सामने आ रही है, ऑपरेशन सामने आ रहा है। हूती विद्रोही यमन जो है उसमें गृह युद्ध में संलिप्त हैं। हूती विद्रोही जो हैं वो यमन में गृह युद्ध जो है उसका उसी में ये सम्मिलित हैं, संलिप्त पाया गया है। अगली खबर की बात करें तो वो है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA। हाल ही में MPEDA यानी कि इसको मपेडा कह सकते हैं हम, हाल ही में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि मैराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैराइन देखिए उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं तो मैराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने हाल ही में मूल्य वर्धित मछली उत्पादों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। मूल्य वर्धित मछली उत्पादों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो ये प्रशिक्षण जो है वो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मपेडा इस प्राधिकरण विकास प्राधिकरण ने डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये ऐसा किया है। इसके ऐसा क्यों किया जा रहा है पहले तो ये समझेंगे। देखिए फिर ये मछली वर्धित उत्पादों पर ये प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है ये भी समझ में आ जाएगा हमको। देखिए ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है, चूँकि जैसा कि प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है तो ये वाणिज्य और उद्योग वैसे ही तो जुड़ गया उससे, तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में ये काम करता है। मपेडा का अधिनियम जो है 1972 के तहत एक वैधानिक संस्था है। ठीक है, मपेडा अधिनियम 1972 के तहत एक वैधानिक संस्था है मपेडा यानी कि मैराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1972, उसके तहत ये एक वैधानिक लीगल जो है एक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करने वाला अथॉरिटी है। ठीक है, MPEDA मपेडा का उद्देश्य है समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। ठीक है, मपेडा के महत्वपूर्ण काम देखें तो ये एक तो तट के निकट गहरे समुद्र में मत्स्यन का विकास एवं विनियमन करता है। ठीक है, तो मत्स्यन का विकास इससे होगा। इसके अलावा मछली पकड़ने में इस्तेमाल नौकाओं का पंजीकरण करना, समुद्री उत्पादों के लिए जो मानक और विशेष निर्देशों को तय करना है वो भी इसमें सम्मिलित हैं। तो ये सब कार्य हो गए। अगली खबर की ओर अगर बढ़ें तो वो है ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन टेम्पो उपग्रह। ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन टेम्पो उपग्रह। ये टेम्पो क्या है? ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग। तो ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन ये उपग्रह है। इस नासा का टेम्पो उपग्रह उत्तरी अमेरिका में प्रति घंटे वायु प्रदूषण की निगरानी करता है। टेम्पो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में नासा का पहला भू पर्यवेक्षक उपग्रह है। भू पर्यवेक्षक का मतलब है कि धरती का जो है ठीक से वो पर्यवेक्षण करता है, उसको ठीक से उस पर नज़र रखता है। तो ये कौन सी ऑर्बिट में स्थापित हैं? तो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट होती हैं। आप जैसा कि जानते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स होती हैं, लो अर्थ ऑर्बिट्स है, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट हैं। तो ये ऑर्बिट्स हैं, इनके बारे में आप विस्तार से समझिएगा। उसमें ये जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित हैं। देखिए जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में नासा का एक पहला भू पर्यवेक्षक उपग्रह है। ठीक है, अब देखिए ये पोल्यूशन से जुड़ी ये पर्यवेक्षण, उससे जुड़ा ये पर्यवेक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। तो ये वैज्ञानिकों का अंतरिक्ष से वायु प्रदूषकों और उसके उत्सर्जन स्रोतों की पहले से कहीं अधिक या पहले से ज़्यादा अच्छे से व्यापक रूप से निगरानी करने में मदद करेगा। टेम्पो जो है, जिसको ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन उपग्रह कह रहे हैं, वो कनाडा के ऑयल सैंड से लेकर के युकाटन प्रायद्वीप तक तथा अटलांटिक
जो महासागर है उससे प्रशांत महासागर तक जो है, अटलांटिक से जो पैसिफिक ओशियन है उस तक प्रदूषकों पॉल्यूएंट्स के स्रोतों का जो सोर्सेज है उनका पता लगाने में मदद करेगा। ठीक है। कनाडा के ऑयल सैंड से लेकर के युकाटन प्रायद्वीप, युकाटन प्रायद्वीप जो है वो उत्तरी अमेरिका जो है उसके दक्षिणी हिस्से में ये आप देख सकते हैं इस प्रायद्वीप के बारे में, युकाटन प्रायद्वीप। ठीक है। युकाटन चैनल भी वहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो उसमें ये देखने को मिलता है हमें। टेम्पो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन जैसे प्रदूषकों पॉल्यूएंट्स के बारे में पता लगाएगा। ठीक है। और वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान जो है उसमें सुधार करने के लिए टेम्पो के जरिए एकत्रित डेटा को नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NOAA तथा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी जो है एनवायरमेंट कंजर्वेशन एजेंसी के साथ साझा किया जाएगा। NOAA और जिसको एनवायरमेंट कंजर्वेशन एजेंसी जो है ECA जो है उसके साथ साझा करने की बात की जा रही है। अगली खबर की बात करें तो वो है मंकी पॉक्स एम पॉक्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एम पॉक्स की महामारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल सकती है। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक पशुजन्य बीमारी है। ये जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस की एक प्रजाति मंकी पॉक्स वायरस के कारण फैलती है। देखिए मंकी पॉक्स वायरस के कारण फैलती है, इतना याद रख लीजिए। ये एक जूनोटिक यानी कि पशुओं से अन्य लोगों में फैलने वाली बीमारी है, इसलिए इसको जूनोटिक बीमारी मूल रूप से ये पशुओं में देखी जाती हैं। और मंकी पॉक्स है तो ये एक मंकी में देखी गई थी, वहीं से पर जो है ये पर बाकी लोगों में फैली। ठीक है। मंकी पॉक्स वायरस जो है वो जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस में आता है, उसकी एक प्रजाति है। ठीक है। इसकी खोज जो है मंकी पॉक्स बीमारी की 1958 में की गई थी डेनमार्क में। ठीक है। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क कंट्री जो है ये यूरोप में विद्यमान है। अगर आप वर्ल्ड मैप जो है उसमें देखते हैं तो डेनमार्क खुद जो है यूरोप में एक छोटा सा स्थल है, लेकिन डेनमार्क के अंडर में ग्रीनलैंड आता है। ग्रीनलैंड जो है वो उत्तरी अमेरिका के आप ईस्ट में देख सकते हैं। उत्तरी अमेरिका में भी कनाडा के ईस्ट में आप जो है इसको आप देख सकते हो ग्रीनलैंड को, और वो ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंतर्गत ही आता है। मूल रूप से जो ये डेनमार्क है वो यूरोप में विद्यमान है। डेनमार्क की राजधानी क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ जी, तो ये है डेनमार्क, और डेनमार्क की राजधानी जो है वो है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। और इसके पड़ोसी देशों में इसकी बॉर्डर शेयरिंग की बात की जाए, डेनमार्क एक तरह से पेनिनसुला जैसा देश है। पेनिनसुला जिस तरह से होता है उस तरह से है पेनिनसुला, यानी कि प्रायद्वीप। इसकी राजधानी जर्मनी बर्लिन से लगती है। जर्मनी बर्लिन में क्यों बोल रहा हूँ, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है तो आपको दोनों साथ में याद हो जाए। पहले मैं कंट्री का नाम फिर उसकी कैपिटल का नाम बोलता हूँ। ठीक है। तो जर्मनी बर्लिन से इसकी सीमा साझा होती है। और किससे होती है मैं नहीं बता सकता। ये अटलांटिक महासागर में विद्यमान देश हैं जो यूरोप में जो है नॉर्थ की साइड, यूरोप में मुख्य रूप से मतलब बीच में विद्यमान है, और यूरोप में बहुत सारे देशों से जैसे जर्मनी के नॉर्थ में ये विद्यमान है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट आप कह सकते हैं, ईस्ट तो नहीं कह सकते। तो ये है विद्यमान। डेनमार्क में 1958 में इसकी खोज गई थी। डेनमार्क में अनुसंधान के लिए रखे गए बंदरों की कॉलोनी में पॉक्स, चेचक जैसी बीमारी 2 बार प्रकोप दर्ज किए गए थे। ठीक है। डेनमार्क में अनुसंधान रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों जो थे, जिनको रिसर्च के लिए जो मंकीज़ को रखा गया था, उस मंकीज़ की कॉलोनी जो है उसमें पॉक्स या चेचक जैसी बीमारी जो है डिजीज़ को 2 बार प्रकोप दर्ज किए गए थे। और 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में 9 महीने के माह के बच्चे में मानव संबंधी पहला मामला सामने आया था। ठीक है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है, जिसको हम DRC कह सकते हैं, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो किंशासा मैं उसकी राजधानी बोल रहा हूँ। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है वो किंशासा जिसकी राजधानी है, उसमें ये सबसे पहला मामला सामने आया था। तो WHO ने चेतावनी दी है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एम पॉक्स की महामारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल सकती है। हाल ही में ये जो है खबर सामने आ रही है। इस बीमारी के अधिकतर मामले मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय
ट्रॉपिकल जो वर्षा वन है, रेन फॉरेस्ट है, उसी के क्षेत्रों में, उसी रीजन्स में ये देखे जा रहे हैं, वहीं पर मिलते हैं। ठीक है, यह किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क, ठीक है, फिजिकल टच, और इसके अलावा संक्रमित सामग्री जो है और इसके अलावा संक्रमित जानवर जो हैं उनके साथ संपर्क में आने से मनुष्य में फैल सकता है। ठीक है, एमपॉक्स के आम लक्षण की बात करें तो त्वचा पर चकत्ते, इसके अलावा मवाद युक्त घाव, और इसके अलावा फीवर आएगा और हेडेक भी रहेगा। मांसपेशियों में जो हमारी मसल्स है उसमें दर्द रहेगा और सूजे हुए लिम्फ्स नोड्स, इसमें ये सब जो है इसके लक्षण हैं। तो ये हैं इसकी खोज 1958 में सबसे पहले डेनमार्क में की गई। डेनमार्क में अनुसंधान के लिए रखे गए बंदरों की कॉलोनी में ये बीमारी दर्ज की गई। 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में 9 माह के बच्चे में पहला ये मामला देखा गया था। और हाल ही में WHO ने फिर से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एमपॉक्स की महामारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने की चेतावनी दी है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की बात करें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी किंशासा है। किंशासा इसकी बॉर्डर इससे शेयर करने वाली कंट्रीज़ की बात करें तो एक तो साउथ सूडान, जूबा उसकी राजधानी है। साउथ सूडान स्थलरुद्ध देश है, इसको हम लैंडलॉक्ड कंट्री कह देते हैं। तो देखिए, एक तो लैंडलॉक्ड कंट्री ये जो साउथ सूडान है उस जूबा से इसकी सीमा साझा होती हैं। इसके अलावा युगांडा युगांडा देश है और कंपाला उसकी राजधानी। तो युगांडा कंपाला से इसकी सीमा साझा होती है। इसके अलावा रवांडा किगाली से भी सीमा साझा होती हैं। किगाली के संदर्भ में अभी हमने जाना भी पीछे कि किगाली सम्मेलन जो है वो पर्यावरण संरक्षण में वैश्विक स्तर पर जो पहलें अपनाई गई उन पहलों में किगाली का नाम आता है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी कि कांगो गणतांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक कांगो गणतंत्र किंशासा उसकी सीमाएं एक तो साउथ सूडान जूबा से, इसके अलावा युगांडा कंपाला से, इसके अलावा तंजानिया डोडोमा से, इसके अतिरिक्त रवांडा किगाली से, इसके अलावा बुरुंडी गेटेगा से भी इसकी सीमाएं लगती हैं। जाम्बिया लोसाका से भी इसकी सीमाएं लगती हैं। इसके अलावा अंगोला लुआंडा से भी इसकी सीमाएं लगती हैं। और कांगो ब्राज़ाविल से सीमा लगती है। कांगो अलग देश है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अलग है। देखिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी किंशासा है, जबकि कांगो की राजधानी ब्राज़ाविल है। तो कांगो से भी इसकी सीमाएं लगती हैं, ब्राज़ाविल और किंशासा DRC जिसकी बात कर ही रहे हैं हम। और ऊपर एक देश है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, उसकी सीमाएं भी इसके साथ लगती हैं। उसकी कौन सी राजधानी होगी वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की राजधानी। इसके अलावा साउथ सूडान जूबा जो एक लैंडलॉक्ड कंट्री उसकी सीमाएं भी लगती हैं। युगांडा कंपाला की सीमाएं लगती हैं। तंजानिया डोडोमा की लगती हैं। इसके अतिरिक्त जाम्बिया लुसाका की भी, अंगोला लुआंडा की भी, कांगो ब्राज़ाविल की भी, कांगो ब्राज़ाविल जिसको भी जो भी इसका नाम राजधानी का है उससे सीमाएं लगती हैं। ये सब जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो किंशासा से सीमाएं साझा करने वाले देश हैं। ठीक है, देखिए अफ्रीका में ये बीमारियां जो है इस तरह के सामने देखने को आती हैं। अगली खबर की बात करें तो वो है हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड TOT। भारतीय कृषि क्षेत्र के TOT में पिछले 1.5 दशक यानी कि 15 वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किए गए हैं। कृषि क्षेत्र में जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसमें सुधार दर्ज किए गए हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र जो हैं, भारतीय कृषि जो यानी कि एग्रीकल्चर जो हमारा सेक्टर है उसके TOT यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है उसके टर्म्स ऑफ ट्रेड से आशय गैर कृषि उत्पादों सेवाओं की तुलना में कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार चढ़ाव, यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसकी कीमतों में, उसकी जो रेट्स हैं उसमें जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है किसकी तुलना में, रादर देन नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसकी तुलना में। तो उस उतार चढ़ाव को ही हम क्या कह रहे हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड कह रहे हैं। ठीक है, किसानों के लिए इस टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी TOT जिससे उससे आशय क्या है, तो एक तो प्राप्त कीमतों की सूचकांक यानी कि इंडाइसेज ऑफ प्राइजेज रिसीव्ड जिसको हम कहते हैं IPR, और इसके अलावा भुगतान की गई कीमतों की सूचकांक
जिसको हम IPP कह देते हैं, इंडाइसेज ऑफ प्राइजेज पेड, इंडाइसेज ऑफ प्राइजेज रिसीव्ड और इंडाइसेज ऑफ प्राइजेज पेड, यानी कि रिसीव्ड प्राइस की इंडाइसेज जो भी हैं, ठीक है। इसके अलावा पेड प्राइस के भी इंडाइसेज जो हैं उनके अनुपात जो हैं उसको किसानों के लिए TOT कहा जाता है। किसानों के लिए इस TOT का मतलब ये होता है एक से ऊपर, एक यानी 100% उससे ऊपर का अनुपात अनुकूलन कीमती एक में एक जब इसको रैंकिंग मिलेगी तो उसका मतलब 100% हो जाएगा। उसका ऊपर का अनुपात अनुकूल कीमत निर्धारण क्षमता का संकेत देता है। यह अनुपात किसान क्या बेचते हैं बनाम क्या खरीदते हैं के आधार पर तय होता है, ठीक है। इसका तात्पर्य है कि किसान अपनी उपज को बेचकर जितनी कीमत प्राप्त करते हैं वह किसी अन्य उत्पाद की वस्तु खरीद के लिए भुगतान की कीमत से अधिक होती हैं। ये किसानों के लिए बेहतर स्थिति का संकेत है, ठीक है। यानी प्राप्त कीमतों के सूचकांक और भुगतान की गई कीमतों के सूचकांक जो हैं इनकी अनुपात जो है वो ही यहाँ पर टर्म्स ऑफ ट्रेड के रूप में किसानों के लिए। कहने का मतलब क्या है कि अपनी कोई भी फसल उसने बेची, उससे जो पैसा मिला उन्हीं पैसों से जो अन्य चीज़ें उसको ज़रूरत की होंगी वो खरीदेगा। तो जो प्राप्त होने वाले पैसे हैं, खरीद जितने पैसे उसमें लग जाएंगे उससे ज़्यादा है तो फिर उसको टर्म्स ऑफ ट्रेड के रूप में जो संकेतक मिलता है वो एक मिलता है, यानी कि 100% या उससे ऊपर जो भी मिलेगा, ऊपर जितना भी हो वो किसानों के लिए अच्छा ही माना जाता है। वहीं कम, एक से कम का TOT यानी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो अनुपात है वो अनुपात विनिमय की प्रतिकूल परिस्थितियों यानी कि एक्सचेंज की जो हैं प्रतिकूल परिस्थितियों यानी कि बार्टर सिस्टम जिसको एक तरह से कह सकते हैं उसकी प्रतिकूल स्थितियों को इंगित करता है। अगली खबर की बात करें तो वो है वैकल्पिक निवेश कोष यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया AIF, रिजर्व बैंक इंडिया ने यानी कि RBI ने AIF यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है उसमें निवेश के माध्यम से लोन की एवरग्रीनिंग पर रोक लगाने हेतु मानदंडों को कठोर कर दिया है। यानी कि अब जो इसके जो मानदंड बन रहे हैं, स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, उनको कठोर करने की बात की गई है RBI के द्वारा और उसने कठोर कर दिया है AIF यानी कि वैकल्पिक निवेश फंडों से। वैकल्पिक निवेश फंड क्या होते हैं और लोन की एवरग्रीनिंग पर रोक लगाना। लोन की एवरग्रीनिंग क्या होती है? तो लोन की एवरग्रीनिंग का मतलब है कि पुराने ऋण को लौटाने के लिए नया ऋण लेना। तो जो कोई किसान मान लो है, कोई भी किसी ने भी ऋण लिया है, वो ऋण अगर वापस चुकाना चाहता है तो वो दोबारा ऋण लेता है और उस ऋण से ही वापस ऋण चुकाता है। तो इसको हम लोन की एवरग्रीनिंग कहते हैं। और ऐसी एवरग्रीनिंग की प्रोसेस को जो है यहाँ पर RBI ने मानदंड को कठोर कर दिया है, उसको अब रोक लगाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि पुराना ऋण चुकाने के लिए नया ऋण लिया जाए। वैकल्पिक निवेश कोष AIF का अर्थ क्या है? भारत में स्थापित या निगमित कोई भी फंड जो एक निजी रूप से जमा निवेश साधन है। ये निवेश के लिए बड़े निवेशकों, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी, से धन जुटाते हैं। AIF यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से 3 श्रेणियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फर्स्ट कैटेगरी में स्टार्टअप हैं, सोशल वेंचर हैं, लघु और मध्यम उद्यम यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं आदि के निवेश हेतु, आदि में इन्वेस्टमेंट के हेतु ये किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए वेंचर कैपिटल फंड हैं, SME फंड जो हैं, ये सब हैं। श्रेणी 2 के अंतर्गत आते हैं इक्विटी और ऋण प्रतिभूतियों जो हैं उनमें निवेश करना। इक्विटी और ऋण जो एक्सचेंज है उसमें निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट फंड है, प्राइवेट इक्विटी फंड है, ये सब शामिल हैं। और थर्ड जो कैटेगरी हैं उसमें आते हैं छोटी अवधि के लिए शॉर्ट टर्म रिटर्न प्राप्त करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो, ठीक है। इसके लिए वे जटिल व्यापार रणनीतियाँ अपनाते हैं। उदाहरण के लिए हेज फंड है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी पाइप फंड है, ये सब हैं। अगली खबर है JN.1 वेरिएंट। भारत में सार्स कोरोना वायरस 2 जो है वो JN.1 वेरिएंट से संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया। गौरतलब है कि सार्स कोरोना वायरस 2 के कारण ही कोविड-19 महामारी फैली थी, ठीक है। JN.1 वेरिएंट के बारे में जाने तो ये सब लिनिएज BA.2.86 का एक सब वेरिएंट है। BA.2.86 का को जो है पिरोला भी कहा जाता है। BA.2.86 को पिरोला भी कहा जाता है। BA
.2.86 ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक ऑफ शूट है। वेरिएंट किसी भी वायरस के जीनोम यानी कि जो उसका आनुवंशिक कोड सीक्वेंस है उसमें स्थायी बदलाव को कहते हैं। इस प्रकार के आनुवंशिक बदलाव को म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने WHO ने JN.1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया है। ठीक है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में वर्गीकृत किया है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ऐसे स्ट्रेंस होते हैं जिनके अधिक संक्रामक होने के कारण जनताएं बढ़ जाती हैं। इस तरह के वेरिएंट्स की जांच के लिए देशों में लैब को शोध को जो है तेज कर दिया जाता है। तो ये है हमारी महत्वपूर्ण खबरें। अब हम सुर्खियों में स्थल की बात कर लेते हैं। तो आइसलैंड सुर्खियों में है और राजधानी इसकी है रिकीविक। आइसलैंड एक देश है जैसे आप जानते हैं, ये अटलांटिक महासागर में विद्यमान देश है। अटलांटिक से सीमा इसकी लगती है नहीं लगती, आर्कटिक से भी लगती, तो ये आर्कटिक ओशियन की सीमा में है, इसका पता लगा लेते हैं अभी। तो ये सुर्खियों में क्यों? पहले ये दिल्ली कई हफ्तों तक जारी तीव्र भूकंपीय हलचलों के बाद आइसलैंड के रिकीनेश पर ज्वालामुखी उद्गार की घटना घटित हुई है। ठीक है, कई दिनों तक जो है उस पर भूकंप देखने को मिल रहा था, अब उस पर जो है ज्वालामुखी देखने को मिली है। भौगोलिक अवस्थिति की बात करें इसकी, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में द्वीपीय देश है, तो अटलांटिक महासागर में है। और ये एक जैसा बताया गया आइसलैंड कंट्री है। 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के गठन के समय से ही इसका सदस्य है। ये 1949 में जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो जो है उसके गठन के समय से ही इसका सदस्य है। ये इसकी तटरेखा उत्तर में ग्रीनलैंड सागर, ठीक है, तटरेखा ग्रीनलैंड सागर से लगती है और पूर्व में नॉर्वेजियन सागर से लगती है, दक्षिण एवं पश्चिम में अटलांटिक महासागर से, साउथ में और वेस्ट में जो है अटलांटिक महासागर तथा उत्तर पश्चिम में जो है नॉर्थ वेस्ट में डेनमार्क जलडमरू मध्य से सीमाएं लगती हैं। जो इसी ग्रीनलैंड में जो इसे ग्रीनलैंड से अलग करती हैं, ग्रीनलैंड से अलग करती हैं, ये आइसलैंड है। आइसलैंड जो है ग्रीन है और ग्रीनलैंड जो है वो आइस है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ग्रीनलैंड है वो आइस है और आइसलैंड है वो ग्रीन है। ये कहने का मैं सेंस ये है कि जो ये आइसलैंड है ना, इस पर तो थोड़ी स्थिति ठीक है, ग्रीनलैंड की तुलना में थोड़ी बहुत हरियाली मिल जाती है, ये हरा है। ठीक है, आइसलैंड इसका नाम है। आप आइसलैंड से ऐसा मत समझिएगा कि ये आइस है, ये आइस नहीं है। ये यहाँ पर ग्रीन आपको थोड़ी बहुत मिल जाती है, लेकिन जो ग्रीनलैंड जिसका नाम है वहाँ पर आइस ही आइस है, सारी आइस ही है, ये समझ लीजिए। बहुत कम ग्रीन है वहाँ पर। आइसलैंड ग्रीन है और ग्रीनलैंड आइस है, इस चीज़ को समझ लीजिए। एक दूसरे के उल्टे नाम है इनके। इसे भौगोलिक सीमाओं के अलावा अब हम विशेषताओं की बात करें तो इसका उच्चतम बिंदु जो है वो है वनाल्ड्स पीक। इसके अलावा सबसे लंबी नदी इसका जोरसा नदी जो इसकी सबसे लंबी नदी है। मध्य अटलांटिक यानी कि मिडिल अटलांटिक कटक पर स्थित है। इसके परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी पृथ्वी के अस्थिर भाग में गहराई तक विस्तारित है। ठीक है, अगर हम आइसलैंड की लोकेशन की बात कर लें, अगर एग्जैक्टली लोकेशन की आइसलैंड की बात करें तो देखिए मैपिंग में जो हमने अभी पढ़ा उसमें आइसलैंड का जिक्र किया बिल्कुल हमने। आइसलैंड की राजधानी रिकविक है। इंग्लिश में से रिकविक को जो है रेकजाविक कहते हैं। आइसलैंड की राजधानी ये हो जाएगी। तो ये इस तरह से इसके बारे में जानकारी है। यूरोप में ये देश हैं और यहाँ पर जो है अब ज्वालामुखी देखने को मिली है, इसलिए ये सुर्खियों में है। इसकी एक बार थोड़ी सी और बात करें तो ये 1949 से ही नाटो का सदस्य हैं। इधर जो है इसकी सीमाएं किस किस से लगती हैं, तो सीमाएं जो हैं इसकी अलग अलग देशों से लगती हैं। ग्रीनलैंड सागर से ऊपर की तरफ जो ग्रीनलैंड है इससे नॉर्थ में कह सकते हैं आप, या इसको वेस्ट में कह सकते हैं। मतलब इसके तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ में तो नहीं कह सकते, मतलब नॉर्थ और वेस्ट जो है कंप्लीट वो ग्रीनलैंड से है। और ग्रीनलैंड इधर जो है ग्रीनलैंड सागर जो है इसके पास में रेकजाविक जिसकी राजधानी आइसलैंड की, उससे इसकी सीमाएं लगती हैं। उधर जो है नॉर्वे की साइड जो है नॉर्वेजियन सागर हो जाएगा। ठीक, और दक्षिण में यानी साउथ में अटलांटिक महासागर हो जाएगा। और बाकी डेनमार्क जो है जल डमरू मध्य से भी इसकी सीमाएं लगती हैं। ठीक है, इसे ग्रीनलैंड से अलग करती है जो जल डमरू मध्य से जो इसकी सीमाएं लगती हैं वो। ठीक है,
और उच्चतम बिंदु इसका कौन सा है, तो वनाल्स पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, और जोरसा नदी जो है इसमें सबसे लंबी नदी हो जाएगी। मध्य अटलांटिक कटक पर स्थित है। इसके परिणामस्वरूप यहाँ ज्वालामुखी पृथ्वी के अस्थिर भाग आंतरिक गहराई तक जो है विद्यमान रहती हैं। तो आज की ये है हमारी महत्वपूर्ण खबरें। तो ये है 20 दिसंबर 2023। एक बार फिर से बता देता हूँ, लोकसभा ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक जीएसटी बिल जो है 2023 पारित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नोमा को आधिकारिक तौर पर उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग एनटीडी ग्रुप में वर्गीकृत किया है। और कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क KMGBF पर हस्ताक्षर जो है 1 वर्ष की अवधि प्राप्त कर लेता है, यानी कि इस पर हस्ताक्षर को 1 वर्ष हो गए हैं। भारत में अपराध रिपोर्ट 2022 के अनुसार वेस्ट बंगाल अभी भी एसिड हमलों में टॉप पर हैं। इसके अलावा भारत और एडीबी ने $250 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके लिए, औद्योगिक गलियारा विकास के लिए। ठीक, इसके अलावा ये खबर, नीति आयोग ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित एवं संधारणीय विकास एजेंडा से एक रिपोर्ट जारी की है। अन्य सुर्खियों की बात करें तो गैलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना भूटान की सुर्खियों में है। इसके अलावा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने लॉन्च किया था वो सुर्खियों में है। इसके अलावा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि मपेडा जो है मूल्य वर्धित मछली उत्पादों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो भी सुर्खियों में है। इसके अलावा टेम्पो उपग्रह जो है यूएसए का, नासा का, ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग और पॉल्यूशन की पर्यवेक्षण करने के लिए, निगरानी करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए है। इसके अलावा मंकी पॉक्स सुर्खियों में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में ये देखे गए मामला। इसके अलावा टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है भारतीय एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें ये सुधार दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा देखें तो वैकल्पिक निवेश कोष ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है AIF वो भी सुर्खियों में है। JN.1 वेरिएंट सुर्खियों में है, जो कोरोना वायरस है उसी से जुड़ा हुआ ये नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है। वेरिएंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जीनोम में जो है स्थायी तौर पर कोई बदलाव होता है तो उसको फिर वेरिएंट कहा जाता है। और आइसलैंड जो है स्थान सुर्खियों में है, इसकी राजधानी रेकविक या रेकजाविक या रिकविक जो कह सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद। सावधान रहें, सचेत रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।